सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। सहकार रेडियो के सभी श्रोताओं को सुनील का नमस्कार। कहानियों का कारवां कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कथाकार उदय प्रकाश की कहानी जज साहब। इसे हमने संभार लिया है वेबसाइट hindisumay.com से। तो सुनिए ये कहानी। नौ साल हो गए। उत्तरी दिल्ली के रोहिणी इलाके में 13 साल तक रहने के बाद अपना घर छोड़कर वैशाली की इस जज कॉलोनी में आए हुए। ये वैशाली का पॉश इलाका माना जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने न्यायाधीशों के लिए यहाँ प्लॉट आवंटित किए थे। ऐसे ही एक प्लॉट पर बने एक घर में मैं रहता हूँ। जिस सड़क पर ये अपार्टमेंट बना है उसका नाम है न्याय मार्ग। हालांकि इस सड़क में जगह जगह गड्ढे हैं। हर 3 कदम पर यह सड़क उखड़ी पुखड़ी है और कई जगह से वन वे हो गई है, क्योंकि बिल्डर्स ने सड़क के ऊपर ही रेत, ईंटें, रोड़ी, गिट्टी, सरिया, पाइप के ढेर लगा रखे हैं। नतीजा ये कि हर रोज यहाँ वन वे की वजह से एक्सीडेंट होते रहते हैं और कोई कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि बिल्डर्स और ठेकेदारों के पास बहुत रुपया और ऊपर तक पहुंच है। इसी कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड न्यायाधीश का पोता इसी वन वे पर एक डंपर के नीचे आ गया था और 3 महीने तक अस्पताल में रहने के बाद उसकी मौत हो गई थी। लेकिन वह बिल्डिंग अभी भी बन रही है। डंपर और ट्रक अभी भी चल रहे हैं। वैशाली का न्याय मार्ग अभी भी गड्ढों, हादसों से भरा हुआ वन वे है। वीआईपी जज कॉलोनी बहुत तेजी से डेवलप होती कॉलोनी है। 9 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो 2 किलोमीटर की दूरी तक सिर्फ 2 शॉपिंग मॉल थे। अब 21 बड़े बड़े बहुमंजिला मॉल, 2 इंटरनेशनल 5 स्टार होटल और शेवरले से लेकर ह्यूंडई और सुजुकी कार कंपनियों के जगमगाते शोरूम हैं। हल्दीराम, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज पिज्जा, केंटकी फ्राइड चिकन, बीकानेर वाला जैसी सैकड़ों खाने पीने की जगह हैं। रेस्टोरेंट और बार तो हर कदम पर हैं। अपने 60 साल के जीवन में मैंने इतना पीने खाने वाला समय पहले कभी नहीं देखा था। 9 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तब यहाँ जंगल और खेत हुआ करते थे। सरसों और गेहूं, बासमती के खेत। कभी ये सरसों के पीले फूलों के रंग और बासमती धान की खुशबू से भरा इलाका था। मोहल्लों में रहने वाले रुई धुनकने वाले धुनकिए, गोबर के उपले पाथती औरतें, लोहे की कड़ाहियां, चिमटे, खुरपी बनाने वाले लोहार और उनकी कोयले की आग से सुलगती धौकनियां, सवेरे सवेरे सुअर का शिकार करने वाले जत्थे, खुले में दिशा फराकत करती हुई गरीब औरतें चारों ओर थीं। सुबह मैं जल्दी अपनी बालकनी में इसलिए नहीं निकलता था क्योंकि सामने के खाली पड़े मैदान में औरतें और पुरुष सुअरों के साथ उसी मैदान में नित्य क्रिया करते आंखों के सामने आते थे। पास में ही नहर के किनारे किनारे उगी झाड़ियों से लगी सुनसान जगहें यहाँ एनकाउंटर ग्राउंड हुआ करती थी, जहाँ अपराधियों को पकड़कर रात में पुलिस गोली मारती थी और अगली सुबह अखबार में डाकुओं या आतंकवादियों के साथ हुई पुलिस की साहसिक मुठभेड़ की खबरें छपा करती थी। लेकिन अब तो इन बीते 9 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। जैसे किसी लंबी फिल्म का कोई बिल्कुल दूसरा शॉट पर्दे पर अचानक आ गया हो। इस कॉलोनी में बहुत से न्यायाधीश रहते हैं, कुछ रिटायर्ड, कुछ अभी भी अलग अलग अदालतों में न्याय देने की अपनी अपनी नौकरियां करते हुए। बगल में ही एक पार्क है, सुंदर सा। सुबह सुबह जब भी कभी वहां घूमने जाता हूं तो हर सुबह कई जजों से मुलाकात होती है। इनमें से जो बूढ़े हो चुके हैं वो अधिक देर और दूर चल नहीं पाते थे या फिर धीरे धीरे छड़ी के सहारे चला करते थे। 1-2 के साथ उनका कोई सहायक भी होता था। उन्हें गिरने से बचाने के लिए या अचानक दिल का दौरा पड़ने पर
या सांस रुक जाने पर तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए। ये जज अब अपनी कोठियों में अकेले रहते हैं, कुछ अपनी पत्नियों के साथ और कुछ बिल्कुल अकेले। उनके बच्चे बड़े होकर दूसरे शहरों या देशों में चले गए हैं, जो साल 2 साल में कभी कभार कुछ दिनों की छुट्टियों में यहाँ आगरा, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग वगैरह घूमने आते हैं। एक अकेले रह गए बूढ़े जज का कहना है कि पता नहीं उनकी अमेरिकी बहू और उनके बेटे को इंडियन चिड़ियों का इतना क्रेज क्यों है कि जब भी 2-4 साल में वो आते हैं तो 2-4 दिन उनके साथ रहकर भरतपुर और राजस्थान की बर्ड सैंक्चुरी देखने निकल जाते हैं। धीरे से कहते हैं, पता नहीं क्या ऐसा है इन चिड़ियों में कि मैं अपनी जिंदगी, नौकरी, न्याय और अदालत से उब गया, लेकिन वे लोग चिड़ियों से नहीं उबे। इसके बाद एक लंबी उदास सांस भरकर वो कहते हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरा बेटा और उसकी फैमिली मुझे नहीं, इंडिया में चिड़िया और पुरानी इमारतें देखने आती हैं। इन बूढ़े जजों का इस तरह चलना देखकर लगता है जैसे उनका पूरा शरीर अतीत की असंख्य स्मृतियों के वजन से लदा हुआ है और उनका ये बुढ़ापा नहीं बल्कि स्मृतियों का भार है जिसे वो संभाल नहीं पा रहे हैं और किसी कदर ढो रहे हैं। मैंने देखा है अक्सर वो बहुत जल्दी थक कर पार्क में बनी किसी बेंच पर बैठ जाते हैं। वहां भी उनका माथा किसी बोझ से नीचे की ओर गिरता हुआ दिखता है। बहुत भार होगा जरूर, गहरी लकीरों से भरे उनके बहुत पुराने माथे के ऊपर उनके भीतर की हार्ड डिस्क भर चुकी होगी। क्या वे अपने पिछले दिनों में किए गए किसी फैसले के बारे में इस समय दोबारा सोच रहे होते हैं, पछतावे से भरे हुए? कई बार उनकी मिचमिचाती बूढ़ी हो चुकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें लकीर बनाती हुई उनका चेहरा भिगो देती हैं। वो जेब में रखा हुआ कोई पुराना मटमैला हो चुका रुमाल निकालकर झुर्रियों से भरा अपना चेहरा और चश्मा धीरे से पोंछते हैं। लेकिन जो न्यायाधीश अभी भी उतने जर्जर और बूढ़े नहीं हुए हैं, वे पार्क में अपने जॉगिंग सूट और स्पोर्ट शू के साथ तेज कदमों से टहलते हैं। वो किसी न किसी जल्दबाजी में हैं। उन्हें शायद कोई फैसला सुनाना है, कोई न कोई मामला उनकी अदालत में विचाराधीन है और उसकी गुत्थियां वो अपने टहलने की बेचैन रफ्तार में सुलझा रहे होते हैं। इन सभी जजों के पास बहुत सारे किस्से हैं, सैकड़ों, हजारों, अनंत सच और झूठ के उलझे हुए ऐसे मामले जिनके बारे में अपने दिए गए फैसले को लेकर उन्हें अभी भी असमंजस है। अगर मैं आपको उन सारे किस्सों को अलग अलग सुनाना शुरू कर दूं तो एक तो कोई ऐसा उपन्यास बन जाएगा जिसे पढ़ने के बाद आपका विश्वास सच, झूठ, न्याय और अन्याय सबसे उठ जाएगा। मेरा तो उठ चुका है, इसलिए दरगाहों, जंगलों, बच्चों और मंदिरों में ज्यादा समय बिताता हूँ। न्यायाधीश मुझे असहाय और न्यायालय एक खास तरह का रोजगार और वेतन देने वाले किसी बहुत पुराने मॉल या स्मारक जैसे लगते हैं। ओह, लेकिन मैं किस्सा तो जज साहब का सुनाने जा रहा था, जिनका हमारी जज कॉलोनी में तो अपार्टमेंट ही नहीं था। वे कहीं दूसरी जगह किसी दूसरे सेक्टर में रहते थे, लेकिन 9 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तब से उनसे मुलाकात होती रहती थी। उनका असली औपचारिक नाम जो भी रहा हो, सब लोग उन्हें जज साहब ही कहते हैं। उनसे मेरी मुलाकात हमेशा सुनील यादव की पान की दुकान पर होती थी। पान और खैनी, ये 2 ऐसी चीजें थीं जिनकी लत हमें एक दूसरे को जोड़ती थी। इसके अलावा एक एडिक्शन या लत और थी, उसके बारे में मैं कहानी के बिल्कुल अंत में बताऊंगा। और ये कहानी जिसका डिस्क्लेमर मैं यही रख देना जरूरी समझता हूँ कि इसका संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या समय से नहीं है। अगर ऐसा पाया जाता है तो वो फकत संयोग है और इस पर कोई मुकदमा उन्हीं जज साहब की अदालत में चलेगा जहां वो उस समय नियुक्त होंगे। तो अब असल किस्से पर आते हैं। ये बहुत छोटा सा और कुछ सेंसेशनल जैसा है। हर सुबह ठीक 9 बजे जज साहब सुनील की पान की दुकान पर मिलते थे, हमेशा ताजगी से भरे और मुस्कुराते हुए। 50 के कुछ पार रही होगी उनकी उम्र, लेकिन चश्मा नहीं लगाते थे। नमस्कार, कैसे हैं सर जी? ये उनका पहला वाक्य होता था।
मैं ठीक हूँ जज साहब, आप कैसे हैं? ये मेरा पहला जवाब। मैं वैसा ही हूँ राइटर जी, जैसा कल था। ये भी उनका हर बार का उत्तर था। हम सब भी वैसे ही हैं जैसे कल थे। मेरे कहने पर जज साहब ही नहीं, सुनील की दुकान पर खड़े सारे लोग हंसने लगते थे। ये भी हर बार का उत्तर था और सबका हंसना भी हर बार का हंसना था। सच था, चारों ओर सब कुछ तेजी से बदल रहा था, लेकिन हम सब कल या परसों या और उसके पहले के दिनों जैसे ही थे, लगभग ज्यों के त्यों। सुनील पान वाले की दुकान में हम सब हर रोज इकट्ठा होने की एक वजह थी कि सुनील भी हर रोज पिछले रोज की तरह ही होता था। उसकी पत्नी को क्रोनिक दमा था। एलोपैथी आयुर्वेद से लेकर जादू टोना जड़ी बूटियों तक का सहारा वो ले रहा था। 5 बच्चे थे, जिनमें से 3 स्कूल जाते थे, 2 लड़कियां 3 लड़के। हर रोज वो स्कूल को गालियां देता था, जो किताब कापियों के अलावा जूते, मोजे, बस्ता, वर्दी किसी खास तरह की, किसी खास ब्रांड और क्वालिटी की मांग करता था, और वो अपने बच्चों को ये सब जल्दी किसी एक खास नियत तारीख तक खरीद कर नहीं दे पाता था, तो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे इस डर से, क्योंकि वहाँ की मैडम उन्हें क्लास से भगा देती थी। वो उस बस को भी गालियां देता था जो बच्चों को स्कूल ले जाती थी, और हर दूसरे तीसरे महीने उसका किराया बढ़ जाता था। वो सरकार और पेट्रोल कंपनियों को गालियां देता था, जिनकी वजह से हर महीने पेट्रोल के दाम बढ़ जाते थे, जिससे उसकी पुरानी मोटरसाइकिल का खर्चा बढ़ जाता था। वो अपने बच्चों और पत्नी को भी गालियां देता था, जिनकी वजह से वो दिन रात खटता रहता था और कभी अपने पहनने के लिए ठीक ठाक कपड़ा और पीने के लिए दारू का पौवा नहीं खरीद पाता था। वो पुलिस और म्यूनिसिपैलिटी को गालियां देता था, जो उसके पान के खोखे को हफ्ता वसूली के बाद भी महीने 2 महीने में हटा देते थे, और फिर उसे अदालत में जाकर जुर्माना भरना पड़ता था। लेकिन उसने अपने 60 साल के पिता की बीमारी में 70,000 खर्च करके और उनकी दिन रात सेवा करके उनके स्पाइनल के रोग को ठीक करा डाला था, और वो फिर से चलने फिरने लगे थे। लेकिन अब वो अपने पिताजी को भी माँ बहन की गालियां देता था, क्योंकि उन्होंने गांव में जो जमीन बेची थी उसमें उसको 1 पैसा भी नहीं दिया था, और सारी जायदाद उसके निकम्मे गंजेड़ी भाई के नाम कर दी थी, जो बहुत चालू चीज था। सुनील यादव पान वाले की भाषा में इतनी अधिक गालियां थी कि मैं अचंभे में आ जाता था। लेकिन अफसोस ये होता था कि ऐसी भाषा में, राजभाषा हिंदी का कोई साहित्य नहीं रचा जा सकता था। हिंदी के शब्दकोश और शब्द सागर में सुनील पनवाड़ी की भाषा के शब्द ही नहीं थे। उसकी गालियां सुनकर हम हंसते थे, क्योंकि हम सब अपनी अपनी गालियों को अपनी अपनी हंसी में हुनर के साथ छुपा लेते थे। जज साहब तो सबसे ज्यादा हंसते थे, ठहाका लगाकर। कई बार जब उनका मुंह पान से भरा रहता था और सुनील गालियां देने लगता था, जिसे सुनकर सब हंसते थे, और जज साहब ठहाका मारते थे तो पान की पीक उनके कपड़ों पर गिर जाती थी, और तब भी वो बहुत गाली देते थे, और फिर सुनील से चूना मांगकर पान की पीक के ऊपर रगड़ते थे, क्योंकि इससे उनका दाग छूट जाता था। एक ऐसा ही कोई दिन था जब वो अपनी सफेद शर्ट के ऊपर पड़ी पान की पीक के दाग के ऊपर चूना रगड़ रहे थे, और तब पहली बार मैंने अचानक पाया कि पिछले 10 महीने से हर रोज हर सुबह वो हमेशा वही एक सूट पहनकर आ जाते हैं। शायद उनके पास कोई दूसरा सूट या कोट पैंट नहीं था। सुबह वो इस तरह तैयार होकर आते थे जैसे किसी कोर्ट में जाने वाले हों, और अभी कुछ ही देर में कोई चार्टर्ड बस आएगी और उनमें वो बैठकर चले जाएंगे। लेकिन जज साहब हमेशा पैदल ही लौटते थे। सुनील ने बताया कि वो अभी इंतजार कर रहे हैं। पिछली बार जब वो जज थे तो उनकी मियाद बढ़ाई नहीं गई। जिस मंत्री की सिफारिश पर वो किसी अदालत में जज बने थे, वो मंत्री किसी बलात्कार के केस में जेल जा चुका है, और अभी तक वो कोई नया कांटेक्ट नहीं बना पाए हैं जो उन्हें दोबारा जज बना दे। उस दिन के बाद से मुझे उनसे सहानुभूति होने लगी थी, और कई बार मैं उन्हें पास ही के पंडित जी के ढाबे में चाय पिलाने लगा था। एक दिन वो सुबह नहीं शाम 3 बजे सुनील की दुकान पर बहुत परेशानी की हालत में मिले। उन्होंने बताया कि उनका बेटा घर से भाग गया है और कहीं मिल नहीं रहा है। वो 2 दिन से उसे खोज रहे हैं। थाने में भी उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस वाले उनके 7 साल के बेटे को जिंदा खोजने के बजाय कहीं उसकी लाश की इत्तला पाने के इंतजार में हैं। यही अक्सर होता था।
गुमशुदा बच्चे मुश्किल से ही दोबारा कभी मिलते थे। अक्सर उनकी लाश ही मिला करती थी। गनीमत थी कि उस समय तक गैस आ चुकी थी और मेरी कार सीएनजी से चलने लगी थी। मैं भी चिंतित हुआ और जज साहब के बेटे को खोजने के लिए उनके साथ वैशाली के सारे इलाकों में, उसकी जानी अनजानी सड़कों, गलियों, मोहल्लों, बस्तियों में निकल पड़ा। जज साहब कृतज्ञ थे और बार बार उनकी आंखों में आंसू छलक आते थे। वो भावुकता में कभी मेरा हाथ थाम लेते थे, कभी कंधों पर झूल जाते थे। उन्होंने बताया कि पार्थिव को उन्होंने डांटा था क्योंकि वो पढ़ने की बजाय क्रिकेट का 2020 मैच देख रहा था, जबकि सुबह उसका इम्तिहान था। उन्होंने टीवी बंद कर दिया था। ठीक उसी समय जब दिल्ली डेयरडेविल्स को राजस्थान रॉयल्स से जीतने के लिए आखिरी 4 ओवर में 35 रन बनाने थे और सुरेश रैना चौके छक्के लगा रहा था। सुबह पार्थिव स्कूल के लिए निकला था और तब से लौट कर नहीं आया। स्कूल से पता चला कि वो इम्तिहान में भी नहीं बैठा था। तो वो गया कहाँ? हम 3 घंटे से उसे हर जगह खोज रहे थे, कोई कोना नहीं छोड़ रहे थे। तकरीबन 6 बज चुके थे और डर था कि अगर अंधेरा हो गया तो आज का एक दिन और व्यर्थ चला जाएगा। दूसरी बात ये थी कि जज साहब अपने घर में अपने बेटे के साथ अकेले ही इन दिनों रह रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी उनके घर झांसी जा चुकी थी। वे 2 वजहों से यहाँ रुके हुए थे। एक तो बेटे पार्थिव की पढ़ाई और परीक्षा, और दूसरे उन्हें पिछले 10 महीने से हर रोज हर सुबह ये उम्मीद लगी रहती थी कि शायद आज उनका काम कहीं बन जाएगा और वो दोबारा किसी जगह लेबर कोर्ट ही सही जज बन जाएंगे। हर सुबह अखबार में राशिफल देखकर निकलते थे, मंत्रों का जाप करते थे, शनिदेव के मंदिर में तेल और सिक्के चढ़ाते थे, लेकिन हर रोज जैसा ही होता था। अब तक कार से और पैदल चलकर हमने सारी समझ में आ जा सकने वाली जगहें खोज डाली थी। हर जगह निराशा, वैशाली के चप्पे चप्पे से हारी हुई 4 खाली सोनी आंखें, अनगिनत लोगों से पार्थिव का हुलिया, उम्र, नाक नक्श बताकर पूछे गए सवालों के जवाबों से हताशा। और तब जब लगने लगा कि अंधेरा अब बढ़ जाएगा, रात उतर जाएगी, तब मुझे एक डरावना ख्याल आया। नहर के किनारे किनारे उगी झाड़ियों में पार्थिव की खोज। जीवित ना सही, जीवन के बाद का शरीर। लेकिन समस्या ये थी कि मैं ये जज साहब से कहता कैसे। इसलिए उन्हें बिना बताए मैं कार नहर की ओर ले गया। ये हमारी आज की आखिरी कोशिश थी। और वहां जहां सरकारी जमीनों पर तमाम देवी देवताओं के मंदिर अनधिकृत ढंग से बने हुए थे, जिस जगह पर वैशाली की हरित पट्टी घोषित थी, जो अब मंदिर मार्ग में बदल चुकी थी, और जहां पहले पुलिस का एनकाउंटर ग्राउंड हुआ करता था, वहीं नहर के किनारे की एक छोटी सी खाली जगह में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। जज साहब अचानक चीख पड़े, राइटर जी, वो रहा पार्थिव। मैंने कार में ब्रेक लगाया, उसे सड़क के किनारे खड़ा किया, तेजी से भागते हुए जज साहब के साथ दौड़ पड़ा। जज साहब अपने 7 साल के बेटे पार्थिव के सामने खड़े थे, उसे अपनी ओर खींच रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन पार्थिव उनकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटा रहा था। उसके साथ खेलने वाले सारे बच्चे सहमे हुए चुपचाप जज साहब और पार्थिव की पकड़ा धकड़ी देख रहे थे। मैं 5 कदम दूर खड़ा था। तभी अचानक सारे बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्चे डर गए, उन्हें लगा पार्थिव का अपहरण हो रहा है। वो चीख रहे थे और कुछ ने जज साहब को ढेले मारना शुरू कर दिया। एक लगभग 9 साल का बच्चा दौड़ता हुआ आया और उसने क्रिकेट बैट से जज साहब को मारा। निशाना सिर का था, उधर जिधर दिमाग हुआ करता है। लेकिन ठीक उसी पल जज साहब झुके और बैट उनकी पीठ पर लगा। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। मंदिर के कुछ पुजारी, साधु भिखारी भी आ गए। पार्थिव चिल्ला रहा था, मुझे इस आदमी से बचाओ, प्लीज हेल्प मी प्लीज। शायद किसी ने फोन किया होगा, क्योंकि हमेशा देर से पहुंचने के लिए बदनाम पुलिस की पीसीआर वैन सायरन बजाती हुई वहां उस रोज ठीक वक्त पर पहुंच गई। पार्थिव बार बार कह रहा था, मैं इन अंकल को नहीं जानता, और जज साहब रोते हुए उसे अपनी ओर खींचते हुए बार बार लोगों की भीड़ और पुलिस को समझाते हुए कह रहे थे, ये पार्थिव है, मेरा बेटा।
पुलिस के साथ मैं और जज साहब थाने गए। फिर वहां से पार्थिव को घर ले जाया गया। मैं भीतर से हिल गया। इसके बाद अगली सुबह से जज साहब मुझे सुनील पानमाले की दुकान पर नहीं दिखे। आज तक वो नहीं दिख रहे हैं। अब वो कभी नहीं दिखेंगे। सोचता हूं काश ये इस किस्से का अंत होता, इसी असमंजस जगह पर आकर कहानी खत्म हो गई होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जज साहब की कहानी अभी बाकी है, जिसके बारे में पहले से ये डिस्क्लेमर लगा हुआ है कि इसका किसी जिंदा या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये पूरी तरह काल्पनिक जगहों और पात्रों पर आधारित कथा है और इसे पढ़ने से कोई कर्क रोग नहीं हो सकता। संयोग था कि 3 दिन बाद मुझे विदेश जाना पड़ गया, पूरे 3 महीने के लिए। और जब मैं वहां से लौटकर आया तो सुनील की दुकान उस जगह पर नहीं थी। उसके खोखे को वहां से म्युनिसिपैलिटी वालों ने हटा दिया था। उस जगह एलपीजी पाइप डलवाने के लिए गड्ढे खोद दिए गए थे और बाहर कटीले तारों की फेंसिंग तान दी गई थी। सड़क के पार जो एक लंबा चौड़ा प्लॉट खाली पड़ा था और जहां कॉलोनी का कूड़ा कचरा फेंका जाता था, जहां लावारिस गायें, सड़क के कुत्ते, सुअर और कौवों की भीड़ जुटती थी, वहां शुभ स्वागतम बैंक्वेट हॉल का एक बड़ा सा बैनर लग गया। जज साहब के बारे में मेरी स्मृति कुछ धुंधली होने लगी थी। इतने दिनों तक दूसरे देश के दूसरे शहरों की यात्राएं और बिल्कुल दूसरे तरह की जिंदगी। फिर यह भी एक संयोग ही था कि मुश्किल से 5 दिनों के बाद मुझे अपने गांव जाना पड़ गया। 3 महीने के बाद मैं वापस लौटा। लौटने के 1 हफ्ते बाद फिर से मुझे सुनील पानमाले की याद आई। याद आने की 2 वजहें थी। एक तो मेरे भीतर ये जानने की उत्सुकता थी कि उसकी पत्नी की तबीयत कैसी है और बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है। दूसरी वजह ज्यादा महत्वपूर्ण और निर्णायक थी, और वो ये कि मुझे किसी दूसरे पनवाड़ी के हाथ का लगाया पान खाने में वो स्वाद ही नहीं मिल रहा था जो सुनील यादव के हाथ के पान का था। पान खिलाने के पहले सुनील दुकान के नीचे रखी बोतल से पहले पानी पिलाता था। लो, पहले कुल्ला करके बिरादरी का पानी पियो, फिर पान खाओ। और फिर शुरू होती थी उसकी धुआंधार गालियां। वो भाषा मुझे सम्मोहित करती थी और मैं हमेशा सोचा करता था कि कैसे इन गालियों को राष्ट्र राज नव संस्कृत भाषा हिंदी के शब्दकोश और उसके साहित्य में सम्मिलित करूं। एक विकट गजब की बेचैनी थी जिससे मैं पिछले 3 दशकों से गुजर रहा था। जब भी कभी मैं ऐसी कोई कोशिश करता और अपनी किसी कहानी या कविता में सतह से ऊपर के वाक्यों में या उनके भीतर के तहखानों में छुपे अर्थों में किसी गाली का प्रयोग करता, मुझ पर हमले शुरू हो जाते। हाथ आए काम छीन लिए जाते, अफवाहें फैला दी जाती और मैं फिर सही समय का इंतजार करने लगता। उस समय और उस मौके का इंतजार जब मैं खुलकर इन गालियों का अपनी रचनाओं में एड़ी से चोटी तक बेतहाशा इस्तेमाल कर सकूं। यही वो कारण था कि मैंने फिर से सुनील का नया ठिकाना खोज निकाला और उसके पास जा पहुंचा। अब वो सेक्टर 13 में जा चुका था और म्युनिसिपैलिटी तथा पुलिस वालों को कुछ घूस घास देकर उसने पटरी पर इस नई जगह का जुगाड़ कर लिया। मुझे इतने समय के बाद देखकर वो बहुत खुश हुआ। मैंने उसकी बोतल का पानी पीकर कुल्ला किया, उसके हाथ का लगाया पान खाया, फिर मजमा जुटा। सब पहले की तरह थे, कुछ भी नहीं बदला। सुनील की पत्नी को अब भी दमा था। उसे ठीक करने के लिए सुनील अब भी एलोपैथी, आयुर्वेद, जड़ी बूटी, झाड़ फूंक, जादू टोना, तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा था। उसके बच्चे अब भी स्कूल जा रहे थे। वो अब भी उसी स्कूल, बस, पेट्रोल कंपनी, सरकार, पुलिस सबको गालियां दे रहा था। इसी बीच कोई चुनाव हुआ था जिसमें उसने अपनी जात के एक उम्मीदवार को वोट दिया था, लेकिन अब उसे भी गालियां दे रहा था कि दुकान के लिए जब पटरी के लाइसेंस की सिफारिश के लिए गया तो वो नेता के पीए ने उससे 20,000 की घूस मांगी। गालियां देते हुए कसम खा रहा था कि अब आइंदा वो अपने किसी जात बिरादरी के नेता को वोट नहीं देगा। सब साले चुनाव जीतकर चुट्टे हो जाते हैं। उसकी गालियों पर हम सब अपने अपने भीतर की गालियां अपने अपने हुनर से छुपाकर हंसते थे। और तभी एक सुबह जब सब हंस रहे थे, मुझे जज साहब की अचानक याद आ गई। उनकी याद आने की वजह थी सुनील की गालियां सुनकर उनके ठहाके के साथ उनकी शर्ट पर पड़ने वाली पीक के लाल धब्बे और उस पर चूना रगड़ना। फिर मुझे उस रोज उनके गुमशुदा बेटे पार्थिव से खोज निकालने की घटना भी याद आ गई। और तब मैंने सुनील से जज साहब के बारे में पूछा। सुनील ने जो बताया वही इस किस्से का आखिरी हिस्सा है। मेरे विदेश चले जाने के बाद
यानी पार्थिव की बरामदी के लगभग 6-7 दिनों के बाद एक सुबह जज साहब सुनील के पास अपना वही पुराना सूट पहन कर आए थे और उन्होंने उससे कहा कि अब उनकी जज वाली नौकरी फिर से बहाल होने वाली है, जिसके लिए उन्हें कुछ रुपयों का इंतजाम करने झांसी जाना है। वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि 15 दिनों में वो झांसी से रुपयों का इंतजाम करके लौट आएंगे। उन्होंने सुनील पान वाले से 6,000 रुपए उधार भी मांगे थे। सुनील के पास रुपए नहीं थे तो उसने कहीं किसी कमेटी से उठाकर महीने भर के ब्याज की शर्त पर रुपए लेकर उसने 6,000 रुपए दे दिए थे। जज साहब 15 दिन तो क्या 2.5 महीने तक नहीं लौटे। कमेटी वाला हर रोज ब्याज बढ़ाता जा रहा था और अब सुनील की गालियां जज साहब के लिए भी निकलने लगी थी। जज साहब उसे अपना मोबाइल नंबर और झांसी के घर का पता लिख कर दिए थे, लेकिन सुनील जब जब उस मोबाइल नंबर पर फोन करता स्विच ऑफ मिलता। जज साहब भी चट्टा था साला, परमाड़ी कोई चूना लगा गया है। वो कहता तो सारे लोग उसी तरह हंसते, अपने अपने हुनर के भीतर अपनी अपनी गालियों को छुपाते हुए। फिर ब्याज पर ब्याज की राशि जब ज्यादा बढ़ गई और कमेटी वाले ने थाने में शिकायत कर दी और पुलिस वाले आकर उसका खोखा उठाकर थाने ले गए, तो जज साहब की खोज में सुनील झांसी गया। झांसी में जज साहब का घर खोजने में सुनील को 8 घंटे लग गए। बीच बीच में उसे लोगों ने भी बताया कि पता शायद नकली है, जिसे सुनकर सुनील एक आध बार झांसी जैसे अनजान शहर में जहां वो पहली बार गया था रोया भी था और वहां भी उसने अकेले में भरपूर गालियां आंसुओं के साथ दी थी। झांसी में वैशाली का मजमा नहीं था जो हंसता। आखिरकार शहर से 7 किलोमीटर दूर वो मोहल्ला मिला और वो घर जिसका नंबर जज साहब ने सुनील को अपने पुराने लेटर हेड पर लिख कर दिया था। वो लेटर हेड पुराना था, उस समय का जब वो जज हुआ करते थे। उस पर 3 मुंह वाले शेर का छापा ऊपर लगा था, लेकिन उस घर में ताला लटका था, सील बंद सरकारी ताला। सुनील के होश उड़ गए। बहुत मुश्किल से एक पड़ोसी ने बताया, वो कुछ बहुत ही मामूली से वाक्यों के भीतर था। उसे बताते हुए पड़ोसी का चेहरा लकड़ी जैसे सपाट था, जैसे वो किसी कठपुतले का चेहरा हो। यहाँ रहने वाले ने फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया 2 महीने पहले। पुलिस ताला लगा कर गई है, अभी तक यहाँ उसका कोई रिश्तेदार नहीं आया। सुनील पहले तो स्तब्ध हुआ, फिर रोया और फिर उसने खूब गालियां बकी, जिसे सुनकर उस सपाट चेहरे वाले कठपुतले को भी खूब हंसी आई, जिसे उसने अपने किसी हुनर के भीतर नहीं छुपाया। सुनील ने अपने गांव जाकर अपने पिताजी, जिसके स्पाइनल के इलाज में उसने 70,000 खर्च किए थे, जिनकी उसने 8 महीने तक दिन रात सेवा की थी, उनसे 1.5 ब्याज की दर पर 10,000 का कर्ज रोटरी की स्टैंप वाले कागज पर हलफनामा लिखकर उठाया, जिसमें उसने 7,500 कमेटी वाले को और 2,000 पुलिस और म्यूनिसिपैलिटी वाले को देकर अपना खोखा फिर से पटरी पर लगा लिया। ये बात बताकर सुनील ने फिर से अपनी गालियां शुरू की, जिन्हें सुनकर मैं हंसा और हमारे मजमे के सारे लोग। लेकिन इस बार पान की पीक मेरी शर्ट पर गिरी और मैं सुनील से मांग कर वहां चूना रगड़ने लगा, जिससे वहां पीक के धब्बे न रहे। अचानक मैंने देखा कि मेरी शर्ट भी, जिसे मैंने पहन रखा है, वो लगभग 28 साल पुरानी है। आपको याद होगा कि मैंने अपने और जज साहब की 2 एडिक्शन या लतों के बारे में बताया था, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक पान और दूसरी खैनी। तब मैंने कहा था कि अपनी और उनकी तीसरी लत के बारे में कहानी के अंत में बताऊंगा। तो वो तीसरी लत या एडिक्शन थी जिंदगी, हर हाल में जिंदा रहने की लत। सुनील, वहां इकट्ठे होते लोग, सारा मुजमा इसी एडिक्शन का शिकार था। लेकिन जिस लत के कारण कोई कर्क रोग नहीं होता, यह खैनी, सिगरेट, गुटखे की तरह जानलेवा नहीं है। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कथाकार उदय प्रकाश की कहानी जज साहब। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। इसे अन्य लोगों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी प्रतिक्रिया आप YouTube और Facebook के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साकार रेडियो के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। Facebook पर हमसे जुड़ने के लिए पेज लाइक करें और YouTube पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।
सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और कहानी के साथ फिर मिलूंगा मैं सुनील। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।